कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण ने बनाई। तीसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केरल के नंबूद्री ब्राह्मण नंबूद्री पादरे बनाई। चौथी पार्टी आरएसएस ने जनसंघ बनाई। जनसंघ का नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। नाम के साथ बता रहा हूं। पांचवी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री। 5 पार्टी जिनकी संख्या 3.5% है, जो गांव का पंच नहीं चुनवा सकते, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। अरे घोटाला किया होगा तब न किया होगा। ये आपकी वोटों की चोरी करने के लिए इन्हीं लोगों ने ईवीएम मशीन लाई। आपके वोटों की चोरी करने के लिए इन्हीं लोगों ने ईवीएम मशीन लाई। और मैं आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट गया। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, केस लेकर गया आपकी, ये ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। तो आपकी लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि मिश्राम जी अब केवल 1 मशीन नहीं होगी, अब 2 मशीन होगी। मैंने कहा दूसरी क्या करेगी? कहा आप कहते हो ईवीएम चोरी करती है तो दूसरी पकड़ेगी। ईवीएम चोरी करती है तो दूसरी मशीन लगा रहा हूं पकड़ने वाली। तो 1 मशीन अगर चोरी करते पाई गई तो दूसरी मशीन पकड़ने का काम करेगी। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने, दीपक मिश्रा ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय लिया और 2019 के चुनाव में सारे देश भर में चोरी पकड़ने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन, मैंने सारे देश भर में लगवाई। किसी अखबार वालों ने बताया आपको कि ये वामन मेश्राम ने लगवाई? मैंने लगवाई ताकि इस चोरी को पकड़ा जा सके। तो ये पंच नहीं चुनवा सकने वाली पार्टियां 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बना चुके हैं घोटाला करके। इनका बंदोबस्त करने की जरूरत है, तभी बदलाव होगा। नहीं तो क्या है, ये चोरी करके इन लोगों ने संसद पर कब्जा कर लिया। फिर कार्यपालिका में 80% आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों पर कब्जा किया। न्यायपालिका पर 97% कब्जा कर लिया। और मीडिया 4 प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार बनते हैं, छपते हैं, अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान, सुना ना आप लोगों ने ये अखबार। तो ये प्रिंट मीडिया। तीसरा है ट्रेडिशनल मीडिया, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज। कितने नाम लेवे भाई, समय बर्बाद हो जाएगा आप लोगों। इसलिए एक ही लाइन में पूरा कवर कर लिया, बचा खुचा महाराज, सारा कवर हो गया। 5 चौथे नंबर का मीडिया, होकल मीडिया। जैसे हम यहां बोलने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हमारी मातृभाषा मराठी है, हम हिंदी में बोल रहे हैं। बोलने के लिए हिंदी में आपके इलाके की भाषा होगी, इलाके की भाषा में बोलोगे, इलाके की। तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं? हिंदी भी बोलना नहीं आता। ब्राह्मण क्या बोलते? अरे इनको तो हिंदी भी बोलना नहीं आता। आप बोली बोलते हो, आप बोली बोलते हो, अवधी बोलते हो, मगही बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, ये भी तो माय बोली है।
मगर पंडित क्या बोलते, अरे इनको तो हिंदी बोलना नहीं आता। तो रियलिटी बता रहा हूं, सच्चाई। एक कोई बताने के लिए राजी नहीं है, जो सच्चाई है वो बोल रहा। और इस तरह से ये जो चौथी जो मीडिया है, वो फोकल मीडिया, उस पर भी उन्होंने भाषा के आधार पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, लिखा लोकतांत्रिक समाज बनाया जाएगा। तो नेहरू ने, ब्राह्मणों ने कौन सा समाज बनाया? ब्राह्मणवादी समाज बनाया, जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी संविधान के विरोध में काम किया। संविधान देश में लागू नहीं होने दिया, और संविधान लागू हो गया होता तो देश में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, लोकतांत्रिक क्रांति हो गई होती। और क्रांति हो गई होती तो आप लोगों की जो समस्याएं आज है वो नहीं होती। क्या समस्याएं है? 75 साल हो गए आजादी को, और नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है नरेंद्र मोदी? क्या कहता है? कहता है विकास 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 विकास। सारा डेली विकास ही बोलते रहते हैं। विकास व विकास। हम गांव के बुजुर्ग चाचा को पूछा, चाचा विकास को जानते हो? है, जरूर जानते हैं। क्यों नहीं जानते? ये बताओ कि हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। क्यों नहीं जानते? जरूर जानते। तो हमने कहा, चाचा और नारायण के बेटा विकास की बात नहीं मैं कर रही वो नरेंद्र मोदी के विकास की बात कर रही मैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलते, अबे किधर को जा रही है तू? कहां से आ रही है तू? उधर देसी भाषा में बोला जाता है, बोली भाषा में। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये काम में आएगी, आपके जिंदगी भर काम में आएगी अगर कोई बात समझ में आ गई। तो इस तरह से साथियों, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी विकास की बात करती है, तो हमने चाचा को कहा, अरे वो विकास नहीं चाचा, ये गांव देहात का, देश का विकास की बात हम कर रहे हैं। तो कहा, हमने जवानी से लेकर बुढ़ऊ हो गए हैं। बुढ़ऊ समझते ना, आप ही के इलाके की भाषा है। तो बुढ़ऊ हो गए हैं, मगर हमने विकास नहीं देखा है। कोई विकास हमने देखा नहीं। जब देखने लायक आंखें थी तब भी नहीं देखा। अब तो थोड़ा थोड़ा अंधा थोड़ा आधा दिखता है, तो भी सारा विकास दिखता नहीं। न जवानी में दिखता था, न अब दिखता है। तो आपको ये नरेंद्र मोदी के विकास की बात समझा रहा हूं, बात समझ में आने के लिए समझा रहा हूं। नरेंद्र मोदी क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या बोलता है? 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी कहता है। एयरपोर्ट में क्या होता है? वो विमान उड़ता है। रोडवेज के बस स्टैंड पर रोडवेज मिलती है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे मिलती है, और एयरपोर्ट पर विमान। तो कितने लोग हैं यहां विमान में बैठने वाले? है कोई? एक भी हमारा भाई विमान में बैठने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी कह रहा है
तेरा तेरा एयरपोर्ट बनाए, अबे एक भी बैठने वाला नहीं है यहाँ, गरीब गुरबा तेरा तेरा एयरपोर्ट बनाए है? क्या करे? चाटे अचार की तरह तेरा तेरा एयरपोर्ट को। हमारा एयरपोर्ट के साथ क्या संबंध है? देखो, मैं देहात का आदमी हूं, आपको बताता हूं, तो जब विमान उड़ता है तो गांव के ऊपर आता है तो आवाज होता है। गरीब का आदमी चूल्हे के पास बैठा रहता है सेकता हुआ। जब विमान का आवाज होता है तो चूल्हे से दौड़कर आंगन में आता है, अरे विमान जा रहा है। बस साला इतना ही संबंध है हमारे लोगों का विमान से, देखने भर का। बाकी विमान का हमारे लोगों का कोई कोनो संबंध नहीं है। और अगर कोनो संबंध ही नहीं है तो तेरा तेरा एयरपोर्ट बनाया क्या साले? चाटे तेरा विमानतल तेरा एयरपोर्ट को चाट ले। क्या विकास है ये? इसका कोई मतलब है हमारे गरीब लोगों के लिए? कोई मतलब है? कोई मतलब। दूसरा कहता, देखो यूपी में हमने 1 लेन रोड था 2 लेन बनाए, 2 लेन रोड था 4 लेन बनाए, 4 लेन रोड था 6 लेन बनाए, 6 लेन रोड था 8 लेन रोड बनाए। ये बात सही है, ये बात मानना होगा, ये बात मानना होगा, सही बात कह रहा है, ये बात सही है। मगर लिखा है, वहां लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चलाई जा सकती, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा सकती, साइकिल तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते, और गरीब गुरबा पैदल भी बिल्कुल नहीं चल सकता। साले चाट ले तेरा 8 लेन रोड, साला गरीब को चलने की भी पाबंदी लगा रखी है। क्या करे? तुम्हारे रोड का विकास हो गया, क्या कर ले? गरीब क्या चाहता है? क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से, इज्जत से, इज्जत से समझते हो? ये बहुत बड़ी बात। रोटी, कपड़ा, मकान तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कई लोगों के भाषणों में, मगर ये नई बात बता रहा हूं मैं। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ये क्या मामला है साला? इज्जत से। तो नरेंद्र मोदी कहता है 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा और मुफ्त की रोटी खाएंगे, साला हराम का खून बने। है कोई इज्जत? मुफ्त की रोटी खाएंगे, हराम का खून बनेगा। बे हमें 5 किलो तेरा अनाज नहीं चाहिए। जब पीएम ऑफिस में मीटिंग हो रही थी तो खबर आई कि नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा 5 किलो अनाज के साथ साथ 1 किलो नमक भी देना चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा, सर, प्रधानमंत्री को अधिकारी का, सर पहले ही पैसा कम है, 1 किलो नमक देने से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत लोग है भारत में, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा कि ये 5 किलो जो अनाज है ना, ये लोग खा लेंगे, सवेरे टॉयलेट को चले जाएंगे और भूल जाएंगे। है? तुमको पता नहीं है 1 किलो नमक देने के लिए क्यों बोल रहा हूं? वोट नहीं मिलेगा अगर 1 किलो नमक दे दोगे। देखो नरेंद्र मोदी कैसा सोचा, 1 किलो अगर नमक दे दोगे और गरीब आदमी ने नमक अगर खा लिया तो बोलेगा नहीं, नरेंद्र मोदी का नमक खाया, नमक हराम नहीं हो सकता। देख कितना बदमाश आदमी है नरेंद्र मोदी। समझ रहे? नमक खाया भाई, वोट तो सिर्फ दूंगा, नमक खाया, अरे नमक हरामी का आरोप आएगा, नमक हलाल बनूंगा। तो नरेंद्र मोदी 1 किलो नमक दे रहा है, वो भी जानता हमारी कमजोरी क्या है।
तो इस तरह की धोखाधड़ी जो लोग कर रहे हैं इसको कहते हैं इज्जत से रोटी कपड़ा मकान नहीं दे। ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ध्यान रखना। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं अमेरिका गया, लंदन गया, पेरिस गया, कनाडा गया, टोरंटो गया, वहां जिलाधिकारी कार्यालय में कोई आदमी बेरोजगार होता है तो जाता है, उसको लिख कर देता है कि मैं बेरोजगार हो गया। तो कहता है अधिकारी अकाउंट नंबर है? कहता हाँ है। अब लिखो। तो अकाउंट नंबर लिख कर देता है, घर पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता पहुंच जाता है और उससे लिखवा लेते हैं 6 महीने ही देंगे, 6 महीने में तुम्हें रोजगार ढूंढना है, अगर तुमने नहीं ढूंढा तो तुमको हम ढूंढते हुए आएंगे और रोजगार पर चढ़ा देंगे और 5 गुना सैलरी मिलेगी। जितना बेरोजगार भत्ता मिलता है उससे 5 गुना ज्यादा। तेरा काम ठीक हो गया, अब तेरे को बेरोजगार भत्ता नहीं मिलेगा। जो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में हर जगह हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, हर हालत में हो सकता है, मगर नीयत ठीक नहीं है। मगर नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक ना होने की वजह से ऐसा होता है। भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी बजट पास हुआ 38 लाख करोड़। हमारे लोगों को जब मैं कहता हूं ना 38 लाख करोड़, हमारे लोगों को लाख समझ में आता है, करोड़ समझ में नहीं आता। ऐसा क्या मांगे? तो हमने प्रोफेसर को बुलाया, मैथ के प्रोफेसर को बुलाया कि प्रोफेसर साहब 38 लाख करोड़ कागज में शून्य लिख कर बताओ। तो प्रोफेसर साहब ने ऐसा हाथ में कलम पकड़ने के बजाय दोनों हाथों से माथा पकड़ा। अरे पता नहीं साला कितना शून्य लिखता होगा। इतना पैसा, 38 लाख करोड़, पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा है भारत सरकार के पास, मगर गरीब के विकास की कोई योजना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई। इसलिए तमाम उन प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने गरीब के विकास की योजना नहीं बनाई, उन सारे प्रधानमंत्रियों को हम एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं यहां से माइक से, ये सारे प्रधानमंत्री नलायक, सारे प्रधानमंत्री नलायक। कि गरीब की क्या इच्छा है भाई? रोटी कपड़ा और मकान बड़ा है। कोलंबिया में पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं। पंच पकवान बना के खिलाओ बोल रहे नहीं। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा कितनी? 6.5 लाख गांव है, 2.5 लाख गांव में 75 साल हो गए आजादी को, स्कूल नहीं है। उस गांव का बच्चा 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चलते जाता है दूसरे गांव में। तो नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, मायावती ने, अखिलेश ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? अब बच्चों को पैदल चलना नहीं होगा, रोडवेज में फ्री में बैठने को मिले, फ्री में बैठने को मिले। तो हमने सोशल मीडिया की टीम को गांव में भेजा और कहा बच्चों को पूछो कि ऐसा निर्णय हुआ है। मोदी ने, योगी ने, मायावती ने, अखिलेश ने ऐसा निर्णय लिया कि अगर रोडवेज में फ्री में बैठने को मिलेगा। कैसा निर्णय लगा? निर्णय तो बहुत बढ़िया है, मगर तो ये तो मीडिया वाले लोगों को
खबर चाहिए। तो उन्होंने कहा मगर में तो खबर है, मगर में ही तो खबर है। कहा मगर क्या? क्या बताओ मगर क्या? बोलता रोड होगा तब ना रोडवेज होगा, रोड ही नहीं साला, रोडवेज कहां से होगा? हमारे गांव में रोड ही नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? जब रोडवेज ही नहीं होगा तो बैठेंगे कहां फ्री में? तो ये केवल प्रोपेगेंडा है इन लोगों का, शासक वर्ग का, शासक लोगों का केवल प्रोपेगेंडा है, प्रचार है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मगर सच्चाई में कोई सच बात नहीं है। हमारे लोग गांव में क्या चाहते हैं? बड़ा हॉस्पिटल नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र। तो गांव में, मैं भी देहात का रहने वाला हूं, हमारी महिलाएं बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है गांव में, मर जाती है। सारे सरकार का आंकड़ा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को चेतावनी दी, यहां आपके देश में बहुत सारी महिलाएं मर रही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और जहां है वहां डॉक्टर बैठता नहीं। डॉक्टर तो छोड़ो, अरे कंपाउंडर नहीं बैठता है, डॉक्टर तो दूर, कंपाउंडर नहीं बैठता है। जब महीना, 2 महीना, 3 महीना जब डॉक्टर कंपाउंडर नहीं आता है तो कुत्ते गांव के फैसला करते हैं कि ये घर शायद हमारा ही है, वहां वो ठिकाना बना लेते हैं और वही रहना शुरू कर देते हैं कि अब ये घर तो अपना ही है। ये चल रहा है देश में। रोजगार के नाम पर न शहरों के नौजवानों को न गांव के नौजवानों को कोई रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह से सिंपल बात कह रहा हूं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता नहीं तो स्वयं रोजगार की व्यवस्था सरकार चाहे तो करवा सकती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 2 साल पहले उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई। देखो ध्यान, क्या आंकड़ा बता रहा। 2 साल पहले जिन उद्योगपतियों की संपदा स्टेट कितनी थी? 23 लाख करोड़, अब वो 53 लाख करोड़ हो गई है। गरीब और गरीब हो गया है, अमीर बेइंतहा अमीर हो गया है। तो ये सरकार ने नीति बनाई होगी तब तो हुआ, अपने आप तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सारी कहानी, ये दुख भरी कहानी जब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दुख भरी कहानी, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो, आप भी दुखी हो गए। तालियां बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे मैं दुखी होकर कह रहा हूं तो आप सुनते सुनते आप दुखी हो गए, क्योंकि दुख भरी कहानी है तो दुख ही लगेगा, खुशी तो होगी नहीं। तो ये खुशी होगी तो आदमी ताली बजाएगा, मगर मैं तो कहानी दुख भरी बता रहा हूं। और 75 साल के आजादी में एक दुख के अलावा हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला। अरे कुछ तो भी थोड़ा होता है, कछु नहीं मिला। कछु तो समझ में आता है, कछु नहीं मिला। तो इसको बदलना है, इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। हम कुछ मुसलमानों के बस्ती में गए, अब कहा चाचा किसको वोट दोगे? कहा अखिलेश भैया। अच्छा तो ठीक है दे दो, वो आने के बाद फसाद नहीं होगा ऐसा लगता है? ऐसा तो नहीं लगता। अच्छा गारंटी दे रहा है कि हम आने के बाद फसाद नहीं होने देंगे? नहीं, ये गारंटी भी नहीं दे रहा है।
मांगना चाहिए क्या गारंटी? मांगने में कोई मतलब नहीं। क्यों? देगा नहीं, गारंटी देगा नहीं, तो क्यों वोट दे रहे हो? कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो क्या मजबूरी है? पूछो क्या मजबूरी चाचा? कहा बीजेपी आ जाएगी। जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी हो सकते हैं। कहा बीजेपी आ जाएगी। तो हमने कहा बीजेपी 2014 से दिल्ली में है और लगभग 4.25 साल यूपी में हो गए है, तो तुमको खा लिया, निगल लिया, क्या कर लिया? बीजेपी ने क्या कर लिया है? क्या कर लिया? कुछ तो नहीं कर पाई। ज्यादा से ज्यादा योगी बयान देता है, इसके अलावा तो हमने कुछ करते हुए देखा नहीं है? काहे को चिंता करते हो? अगर गांधी की मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अरे हमारा हाथ पकड़ो ना, पिटवा देता हूं बदमाशों। अब योगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहता है, देखा 4.25 साल हो गए हमारे राज में एक भी दंगा नहीं होने दिया। कहता है एक भी दंगा नहीं होने दिया। अबे दंगा करने वालों, सरकार में पहुंच गए हो, दंगा कैसे करोगे? अब दंगा करोगे कि सरकार चलाओगे? तुम कल बाहर थे तो दंगा करते थे, फसाद करते थे, अब तुम सरकार में पहुंच गए हो, वो बाहर फसाद करने वाले रहे ही नहीं। जब बाहर में फसाद करने वाले रहे ही नहीं तो फसाद कौन करेगा? तुम तो सरकार में आ गए। तुम कहते हो देखा हमारे राज में एक भी फसाद नहीं हुआ। अरे तुम जब बाहर थे तो फसाद ही फसाद होता था। पुलिस का चौकी इंचार्ज भी तुम्हारा कुछ नहीं करता था, अब उनकी बढ़िया पोस्टिंग तुम करवा रहे हो। तो इस तरह से इन लोगों के खेल को समझना जरूरी है। एक खेल मैं समझा रहा हूं, मैं 1 किलो घी देने वाला नहीं हूं, 5 किलो मुफ्त में अन्न देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका खून हराम का खून नहीं बनाना चाहता। ध्यान रखना, अगर हराम का खून बन गया तो गुलाम ज्यादा देर तक बने रहेंगे। ध्यान रखना। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। ये समझना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये सारी बातें समझा रहा हूं। तो इस तरह से हम लोगों को ये परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने बनाया है। और आखिरी बात कहता हूं, अब आखिरी बात, बहुत हो गया, ये परिवर्तन कैसे होगा उसके लिए आखिरी बात। देखो, आखिरी बात ये है कि बहुजन ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा 2.5 साल शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री रहेगा। उसका नाम है परमेंद्र प्रताप सिंह। यह है आगरा का, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा है, एमए पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, ठीक। 2.5 साल, तो 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री कौन है? सरदार राम सुरेश वर्मा, अम्बेडकर नगर। सरदार कब से हो गए? जब किसान की लड़ाई लड़ने के लिए टेंट गाड़ के नरेंद्र मोदी के विरोध में किसान की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर वहां टेंट गाड़ के लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार कानून पीछे लेने में कामयाब हुए। तो वहां जो पंजाब के सरदार आए थे
उन्होंने राम सुरेश वर्मा को कहा, हम ही सरदार नहीं, तुम भी सरदार हो। तो आज से तुम सरदार राम सुरेश वर्मा, दो सरदार हो गए। एक गांधी के सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक अंबेडकर के सरदार सरदार राम सुरेश वर्मा। ये अंबेडकर नगर के कुर्मी जाति के, ओबीसी प्रवर्ग के और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लड़ाकू किसान नेता, किसी राजनीतिक दल ने किसी किसान नेता को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया। हमने कहा अरे किसान का ही मुख्यमंत्री होगा तभी ना तुम्हारी समस्या का हल होगा। दर्द तो वही जानता है जो वो काम करता है। तो ये किसान है, खेती में अभी भी काम करते हैं। हो गया दो मुख्यमंत्री 5 साल में, 5 उप मुख्यमंत्री। पहला उप मुख्यमंत्री मेहरबान अली, मुस्लिम, डिप्टी सीएम। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अखिलेश यादव को कहा, किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाओगे? तो हमने कहा काहे को मांग कर रहे हो, हम दे ही देते हैं। मांग कर रहे हो, दे नहीं रहा। तुम मांग कर रहे हो, वो दे नहीं रहा, हम दे देते हैं। तो मेहरबान अली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। दूसरे डिप्टी सीएम है डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला, ए फूलन देवी के भांजे। तो एक बार लखनऊ में बंदूक लेकर आए। अरे हमने कहा थोड़ा हमको दूर रहो भाई, डर लगता है। कहा क्यों? मैंने कहा ये बंदूक लेकर क्यों घूमते हो? कहा कि जमाना अभी ठीक नहीं है, साथ में रखना पड़ेगा। तो कान में किसी कार्यकर्ता ने बताया कि फूलन देवी के भांजे। अरे ये बात है। तब हमें समझ में आया कि हाँ, ये हथियार का भी साला कोई कारण है। तो किसी ने ऐसे समाज के लोगों को, संजय निषाद ने बीजेपी को मांगा डिप्टी सीएम बनाओ, नहीं दिया, हमने दे दिया। काहे को मांगते हो? मांगने से कभी कोई सत्ता मिलती है? अरे मांगने से भीख नहीं मिलती, सारी सत्ता मिलती है कभी दुनिया में। तीसरा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कुशवाहा, आजमगढ़ के एमबीबीएस डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा। झोला छाप डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर। तीसरा फोटोग्राफ के साथ। चौथा राम अजोर, खड़े हो जाइए, राम अजोर सरोज, काशीराम जी के समय से अभी तक लगे हुए हैं। लगे तो कभी छोड़ा नहीं, बीच में मंझधार में आपको छोड़ा नहीं, लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड नहीं हुए। लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। हो गए चौथा। पांचवा दिनेश लोधी, लोधी समाज के भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको भी डिप्टी सीएम का 5 डिप्टी सीएम और 2 सीएम बनाए जाएंगे। क्यों? परिवर्तन करना है। तो इस